हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है। देखिए, यदि किसी संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र होता क्या है। संधारित्र का मतलब है एक प्लेट पर धनावेश तो दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋणावेश। तो यदि हम मान लें यह आवेशित संधारित्र है, और कौन सा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, तो यहाँ पर पहली प्लेट पर यदि धनावेश लिया है तो उतना ही हमें दूसरी प्लेट पर क्या लेना पड़ेगा, ऋणावेश लेना पड़ेगा। तो पहली प्लेट पर धनावेश तो दूसरी प्लेट पर ऋणावेश। अब ये कैसे हैं, विपरीत आवेश हैं, और यदि विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर पहली प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों विपरीत आवेशित हैं, ये आपस में क्या करेंगी, आकर्षण का बल लगाएंगी। अगर आप इसको d दूरी तक ले जाना चाहते हो तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यदि हम मान लें कि यहाँ पे प्लेटें पहले थी पास पास, और हम कितनी दूरी तक ले गए हैं, d दूरी तक, और d दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य है W। तो W कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे W बराबर हो क्या जाएगा, बल। अब बल को हम मान लेते हैं F, इसका ही तो मान निकालना है, इनटू में विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, कितनी दूरी तक ले गए हैं, दूरी ले गए हैं d, तो यहाँ पे रख देंगे d। तो हमारा जो कार्य है वह क्या प्राप्त हुआ, बल गुणे विस्थापन। अब अभी बोला कि यह कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, किन्हीं भी प्लेटों के मध्य पढ़ा है हम लोगों ने 1/2 CV² Q² अपॉन C और Q इंटू V। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं U बराबर 1/2 Q इंटू V। V है क्या, विभवांतर। अब यदि विभवांतर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के रूप में निकालना चाहते हैं तो E बराबर होता है V अपॉन में D। तो V बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा E इंटू में D। यह जो विभव आया इस जगह पर मान रख देते हैं तो हमारे पास अब स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई, 1/2 Q इंटू में V लिखा था, V की जगह रख देते हैं E इंटू D, तो आ जाएगा E इंटू में D। यह आप समीकरण इसको पहला मान लो और इसको मान लीजिए दूसरा। देखेंगे तो यह कार्य है और यह स्थितिज ऊर्जा। अभी बोला ही गया कि इन प्लेटों को दूर ले जाओगे तो क्योंकि इनमें लग रहा है आकर्षण बल, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कहने का मतलब U W के बराबर होगा, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। और यदि समीकरण नंबर 1 और 2 से लिखना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ पर F इंटू D बराबर, यहाँ पे U का मान आया क्या है, 1/2 QE इंटू में D। तो QE इंटू में D, D से D कट गया तो आया क्या बल का, देखिए सूत्र, बल बराबर आ गया 1/2 Q इंटू में E। कहने का मतलब है जो लगने वाला बल है F बराबर वह होगा कितना, 1/2 Q इंटू में E। यह किस पर बल लग रहा है, प्लेटों पर। प्रत्येक प्लेट पर कैसा बल है, आकर्षण बल है, और आकर्षण बल सदैव एक दूसरे की ओर होते हैं। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, तो बल क्या लगेगा, दोनों प्लेटों के ओर लगेगा। अब हम लोग समझते हैं आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा घनत्व। देखिए, कोई भी आवेशित संधारित्र है, मान लेते हैं यह कोई आवेशित संधारित्र है, और इस पर पहली प्लेट है ये A जो कि धनावेशित है, और यहाँ पर हम लोग दूसरी प्लेट मान लेते हैं B जो कि कैसी है, ऋणावेशित है। अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, हम लोग दूरी मान लेते हैं D। अब D दूरी पर हैं और इसके साथ में इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है प्रत्येक का वह है A।
तो यहाँ पर आप लोग यदि धारिता का सूत्र लिखना चाहो तो धारिता C बराबर क्या होता है, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ए क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, डी क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता है, यानी कि इनके मध्य में अभी क्या है, निर्वात या बोल दो क्या है, वायु है। तो वैद्युत जो धारिता है C का मान वह क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। अब देखो ऊर्जा घनत्व का अर्थ क्या होता है कि जो ऊर्जा आएगी उसको प्रति एकांक आयतन पर ज्ञात करना है। प्रति एकांक आयतन का मतलब यहाँ आयतन होगा क्या, तो देखो प्लेटों का क्षेत्रफल है A, दूरी है D, तो यहाँ आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू में दूरी, यानी कि A इंटू में D। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग बोलते हैं U। कितना होता है सूत्र, 1/2 CV²। क्या होता है सूत्र, 1/2 CV²। C है धारिता, V है प्लेटों के मध्य विभवांतर। यदि C की बात करें तो C का मान होता है यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, रख लेते हैं तो U बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी और इंटू में V²। V है विभवांतर, यदि इसको वैद्युत क्षेत्र में बनाना है तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, चूंकि V बराबर होता है E इंटू में D, यहाँ पे रख लेते हैं। जब E इंटू डी यहाँ रखने जाएंगे तो U बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D और इंटू में V² लिखा है, और V² का मतलब E इंटू डी का स्क्वायर, तो E इंटू डी का स्क्वायर यानी कि E² और इंटू में D²। तो देखो D² से एक D कट गया, यहाँ पे आ क्या गया मान, यहाँ पे मान हमको प्राप्त हो गया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में E²। और देखो यहाँ पे जो D से एक D कटा था, यहाँ पे D भी प्राप्त हो गया। हमको ज्ञात करना है ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व क्या होता है, अभी बोला ही कि U अपॉन में AD। और यदि U अपॉन AD लाना है यानी कि A इंटू डी जो यह लिखा है इसको इस तरफ ले आते हैं। अब यहाँ पे प्राप्त क्या हो जाएगा, U अपॉन में A इंटू डी बराबर, देखो A इंटू डी जब इस तरफ बटे में आएगा U के, तो यहाँ बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू में E²। अब यहाँ ध्यान दो, यह क्या है, ऊर्जा, और बटे में क्या लिखा है, आयतन। घनत्व होता क्या है, यदि हम किसी का घनत्व निकालना चाहते हैं तो सूत्र पड़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन क्या दिया गया, क्षेत्रफल गुणे यहाँ पर दूरी। तो क्षेत्रफल को बोल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और डी को क्या बोल सकते हैं, मोटाई, या इसी को हम ऊंचाई रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या लिखा है, आयतन, और यह द्रव्यमान नहीं है, क्या है, ऊर्जा। इसलिए इस जगह घनत्व ना बोलकर क्या बोलेंगे, इसे ऊर्जा घनत्व। तो U अपॉन AD को क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व को यहाँ पे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, ऊर्जा घनत्व को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल u से। स्मॉल u बराबर क्या हो जाएगा, U अपॉन AD, यानी कि यही बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में E²। तो U बराबर क्या आएगा, कैपिटल U बटे AD, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में E²। अब यह है कब, जब निर्वात है या वायु है। अब हम कहते हैं संधारित्र के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रख दीजिए। परावैद्युत माध्यम जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आएगा। तो हमने कहा परावैद्युतांक यदि के है तो यहाँ पे जो ऊर्जा घनत्व है यूके बोल दो, उत्तम कुमार हो गया, तो यूके आ गया। यूके क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में
ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ई स्क्वायर। तो आया क्या यहाँ पे ऊर्जा घनत्व का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और एक आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ई स्क्वायर। तो अब हम लोग समझते हैं संधारित्रों का संयोजन। हमको 2 या 2 से अधिक संधारित्र दिए जाएं और कह दिया जाए बताइए इनको संयोजित करना है, यानी कि इनको परिपथ में लगाना है, तो किस प्रकार से लगाएं। तो देखो, यदि हमारे पास में वोल्टेज समान रखना है तो उसके लिए संयोजन अलग होगा, यदि हमको आवेश समान रखना है तो संयोजन उसके लिए अलग होगा। तो इसके लिए हम लोग 2 प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे। पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए, यदि हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की, तो यदि हमारे पास में आवेश समान है, कहने का मतलब परिपथ में हमको आवेश की मात्रा रखनी है समान, और वोल्टेज को क्या करना है, विभाजित करना है सब में, तो यह क्रम कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें होता क्या है कि हम एक संधारित्र की प्लेटों को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, अंतिम संधारित्र को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और यहाँ पे पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। अब इससे होगा क्या, देखो, यदि हमने संधारित्र को विद्युत स्रोत से जोड़ा है तो यह इसको आवेशित करेगी। आवेशित करने पर इस पर यदि हम मान लें कि इस पर प्लस क्यू आवेश आ गया, तो होगा क्या, ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, जिस कारण से इतना ही आवेश यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस क्यू आवेश हो गया। इसके विपरीत में प्लस क्यू हो जाएगा, और यही प्लस क्यू, क्योंकि ये तो चालक तार है, तो यहां पर पहुंचकर यहां पे भी कितना हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, जिस कारण से फिर से वही प्रेरण होगा। इस कारण यहां पर भी उतना ही क्या होगा, माइनस आ जाएगा। यह प्रक्रिया लगातार होगी, फिर यहां पे प्लस आएगा, तो इस तरफ हो गया प्लस, तो सेम प्रेरण के कारण यहां पे भी उतना ही माइनस हो जाएगा। अब अगली कंडीशन की यदि बात करते हैं तो यहां पर भी बाहर प्लस आएगा, लेकिन प्लस को हमने जोड़ा किससे है, पृथ्वी से, जिस कारण संपूर्ण आवेश प्लस क्यू कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर। इससे यहाँ पर जो संधारित्र है इन पर आप देखोगे तो प्रत्येक पर आवेश आपको समान प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आवेश कैसा आ रहा है, समान रूप से प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश कैसा रहता है, समान रहता है। अब बात करते हैं, यदि हमने इनको V वोल्टेज दिया है तो इन पर प्रत्येक पर अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होगा। मान लें यदि पहले की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 है, दूसरी की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 है, और तीसरे के प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 है, और यदि इनकी धारिताएं C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3 है, तब इस स्थिति पर यहाँ पे यदि हम लोग ज्ञात करना चाहें आवेश के मान को या विभव के मान को, तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है Q बराबर CV। तो यहाँ से V1 निकलेगा कितना, तो V1 है पहले संधारित्र के लिए, तो यहाँ सूत्र V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो यहाँ पे आवेश तो समान है, तो Q अपॉन लिख सकते हैं C1। ऐसे ही यदि V2 की बात करें तो V2 क्या आएगा, Q अपॉन C2। इसी प्रकार से यदि V3 की बात करें तो क्या होगा, Q अपॉन में C3। कहने का मतलब पहले पर जो विभव है वह प्राप्त होगा Q अपॉन C1, दूसरे पर Q अपॉन C2, तीसरे पर Q अपॉन C3। तो टोटल विभव है कितना, विभव अदिश राशि है, और अदिश राशियां तो साधारण जोड़ घटाने से हल हो जाती हैं। तो टोटल विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V1 का मान है Q अपॉन में C1, और V2 का मान है Q अपॉन में C2, और V3 का मान है Q अपॉन में C3। अब हम कह रहे हैं तीनों को नहीं जोड़ना, हमें क्या लाना है, तीनों की जगह पे 1 लगा दें,
और एक क्या हो जिस पर आवेश Q और माइनस Q ही हो लेकिन विभव हो V और धारिता कितनी हो C हो। कहने का मतलब है हम एक ऐसा संधारित्र ले आए जिस पर धारिता है C, विभवांतर है V और यहाँ पे आवेश है प्लस Q और माइनस Q। तो होगा क्या, देखो अभी हमने पढ़ा ही है कि Q बराबर होता है CV, तो यहाँ पर भी V बराबर प्राप्त हो जाएगा Q अपॉन में C। तो V बराबर Q बटे C यहाँ रख देते हैं तो मान क्या प्राप्त होगा, देखो V बराबर Q बटे C यहाँ रखा तो आ गया Q बटे C बराबर Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 और प्लस Q अपॉन में C3। अब यहाँ पे देखेंगे तो Q तो कॉमन है, यहाँ पे भी Q लिखा है, यहाँ पे भी Q लिखा है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और यह क्या है, किसी भी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र है। कितना, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर 4 जोड़े गए तो 1 अपॉन C4, ऐसे ही n जोड़े गए तो 1 अपॉन Cn। अब बात करते हैं इसको हम भाषा में क्या लिखें, तो भाषा में क्या लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही तो है ये, व्युत्क्रम क्या होता है, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और हमको सूत्र क्या प्राप्त हुआ है, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसका 1 अपॉन का मतलब है क्या, यहाँ पे 1 अपॉन का मतलब होगा व्युत्क्रम, तो यहाँ पे तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के कुछ पॉइंटों को हम लोग समझें। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे मुख्य पॉइंट क्या है कि इस संयोजन में आवेश कैसा रहता है, समान रहता है। अब दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है कि विभव कैसा हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपसे हम कह दें कि n संधारित्र हैं, n संधारित्र, n क्या है, नंबर है कोई भी, हमको पता नहीं है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो n संधारित्र हैं और वह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हैं। कितनी है, मान लेते हैं C है, तो तुल्य धारिता क्या आएगी यहाँ पे, यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो तुल्य धारिता 1 अपॉन C डैश मान लेते हैं। कितना आएगा, 1 बटे C धन 1 बटे C धन 1 बटे C, कितना, n तक, तो 1 बटे C जाना है कहाँ तक, n तक। क्यों, क्योंकि n संधारित्र लगा दिए। अब 1 बटे C 1 बटे C 1 बटे C कहाँ तक जुड़ता जाएगा, n तक, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, n को जोड़ दो चाहे गुणा करा लो, तो क्या आएगा n बटे C। कहने का मतलब है तुल्य धारिता का जो मान प्राप्त होगा यहाँ पे पलट दो तो C डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा C बटे n। इसका अर्थ क्या निकला कि 4 संधारित्र हैं समान तो C/4, 5 संधारित्र हैं तो C/5, 6 संधारित्र हैं तो C/6। जितने भी संधारित्र हैं यदि समान संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में तो वहां पे तुल्य धारिता का मान क्या होता है, C अपॉन में n। डायरेक्ट सूत्र लगाओगे आंसर आपको प्राप्त होगा। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपसे कोई कहे कि बताइए कोई संयोजन है जिसमें श्रेणी क्रम में लगाया गया है और श्रेणी क्रम में बताओ तुल्य धारिता जो 1 बटे C से प्राप्त हो रही थी इसका मान कितना होगा, इन तीनों से कम होगा या तीनों से ज्यादा होगा या तीनों के बीच में प्राप्त होगा। कहने का अर्थ हमारा क्या है कि हमने 1 अपॉन C बराबर पढ़ा है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, तो इससे जो C प्राप्त होगा वह तीनों से अधिक प्राप्त होगा या तीनों से कम प्राप्त होगा या तीनों के बराबर प्राप्त होगा। तो ध्यान देना, हमेशा व्युत्क्रम प्राप्त हो रहा है और व्युत्क्रम यदि किसी का करोगे, उल्टा करोगे, 1 अपॉन में भाग दोगे तो यहाँ पर सदैव कम मान प्राप्त होगा क्योंकि योग है।
और योग करके जब 1 से भाग देंगे या 1 में भाग देंगे तो हमको जो तुल्य धारिता प्राप्त होगी सदैव C का मान C1 से भी कम होगा और C का मान C2 से भी कम होगा और C का मान C3 से भी कम होगा। कहने का मतलब तीनों से कम होगा। और यदि ज़्यादा लगे हुए तो जितने भी लगाए गए हैं संधारित्र, सभी संधारित्रों से तुल्य धारिता का मान सदैव कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं अगले संयोजन पर, समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? देखो, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन की आवश्यकता कब पड़ेगी, समांतर क्रम संयोजन कब लगाएंगे? तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में जब विभवांतर समान लेना हो, जब प्लेटों के सिरों पर विभवांतर समान लेना हो तो यहां पर समांतर क्रम संयोजन लगाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हमने संधारित्र, पहला संधारित्र है, फिर दूसरा संधारित्र लिया और तीसरा संधारित्र लिया, इन तीनों संधारित्रों की एक प्लेट एक सिरे से जोड़ दी और दूसरी प्लेट दूसरे सिरे से जोड़ दी, तो ये जो क्रम होगा, इस क्रम को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। पहले सिरे को यदि हम किसी आवेशित या विद्युत स्रोत से जोड़ दें और दूसरे सिरे को यदि हम पृथ्वी से जोड़ दें, तो यह जो क्रम है इसको हम समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिरे दोनों के समान हैं, और जब सिरे दोनों के समान हैं यानी कि बिंदु समान हैं, तो विभव भी यानी कि विभवांतर भी कैसा होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, जो आवेश आएगा वह तीनों में बट जाएगा। किस प्रकार से बटेगा? जो उनकी धारिताएं हैं, धारिताओं के अनुपात के हिसाब से बढ़ जाएगा। यदि हम मान लें कि पहले की धारिता है C1, तो इस पर आवेश मान लेते हैं Q1 है प्लस, तो दूसरे पर उतना ही माइनस Q1 माइनस हो गया। अगर मान लें कि इसकी धारिता C2 है, तो इस पर आवेश Q2 हो गया प्लस का और इतना ही माइनस का Q2 हो गया। सेम कंडीशन तीसरे पर भी आवेश आएगा, तो मान लेते हैं कि प्लस Q3 है, उतना ही दूसरी प्लेट में माइनस Q3 हो जाएगा और यहाँ पे धारिता हो गई C3। अब समांतर क्रम संयोजन है, तो समांतर क्रम संयोजन में विभव समान है, तो बट क्या रहा है? आवेश को विभाजित कर रहे हैं। आवेश की ज़्यादा मात्रा हमको संचित करनी है, तो हम क्या करें? समांतर क्रम संयोजन को यूज करते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन में यदि लगाया है, तो देखो, यदि हम लोग Q1 का मान निकालना चाहते हैं तो Q1 बराबर होगा क्या? Q1 बराबर लिख सकते हैं C1 इंटू V1, लेकिन V तो समान है तो V लिख दिया। अगर हम बात करते हैं Q2 की, तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू में V और Q3 बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा C3 इंटू में V। अब यहाँ से जो आवेश दिया है, यदि मान लें Q आवेश दिया है, तो Q ही तो जाकर बटा हुआ है। आवेश तो नियत रहता है, संरक्षित रहता है, तो आवेश जो Q है वह बट गया है तीनों पर, तो Q1 प्लस Q2 प्लस क्या लिख सकते हैं? Q3 लिख सकते हैं। तो Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1, Q2, Q3 के मान हमारे पास रखे हुए हैं, इनको रख लेते हैं यहाँ पे। तो Q बराबर आ जाएगा, Q1 का मान है C1 इंटू V, Q2 का मान है C2 इंटू में V और Q3 का मान है C3 इंटू में V। अब यदि हम क्या करें? तीनों की जगह पर एक ले लें और एक ऐसा संधारित्र लें जिस पर आवेश हो Q, विभवांतर हो V और धारिता कितनी हो? C हो। तो होगा क्या सूत्र? Q बराबर C इंटू में V। क्या बताया? तीनों के स्थान पर एक संधारित्र ले लें और जिस पर आवेश हो Q, धारिता हो C, विभवांतर हो V, तब हमारा Q बराबर क्या आएगा? C इंटू में V। यहाँ रख लेते हैं। जब मान रखेंगे Q बराबर CV, तो आएगा क्या? देखो, सूत्र में यदि मान रखें तो यहाँ Q बराबर C इंटू V रखा, तो C इंटू V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और V का कर लिया हमने कॉमन। V का यहाँ पे हमने कॉमन किया तो V से V कट गया, तो धारिता का सूत्र हमें क्या प्राप्त हुआ? देखो, C बराबर
C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो समांतर क्रम संयोजन में धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस में C3। अगर इसको भाषा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संधारित्रों की धारिताओं के अलग अलग योग के बराबर होती है। और क्योंकि यहाँ पर योग है तो धारिता बढ़ जाएगी, और धारिता बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, धारिता का मतलब आवेश से ही होता है, तो यहाँ आवेश की मात्रा ज़्यादा संचित होगी। तो आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश ज़्यादा संचित होता है कि समांतर में, तो आप बोलोगे समांतर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, धारिता का मान बढ़ जाता है तो आवेश संग्रह ज़्यादा होगा, और श्रेणी क्रम में धारिता घट जाती है तो आवेश संग्रह श्रेणी क्रम में कम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की कि समांतर क्रम संयोजन की आवश्यकता कब होगी? जब हमारे पास में तीनों को समान विभव में लगाना होगा। दूसरी चीज कि यदि हम कहें तुल्य धारिता जो C है उसका मान C1 से छोटा होगा या बड़ा, तो देखो सबका योग है, तो योग है तो C का मान C1 से भी बड़ा होगा, C2 से भी बड़ा होगा और C3 से भी बड़ा होगा। तो तुल्य धारिता जो आएगी वह C1 से भी बड़ी आएगी, C2 से भी बड़ी आएगी और C3 से भी बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि n प्लेटें हैं जो कि क्रमानुसार समांतर क्रम में रखी हों, तो उनसे संधारित्र कितने बनेंगे और उनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा। देखो हम लोग यदि मान लें कि यह ऋणावेशित सिरा है, तो यदि यह ऋणावेशित सिरा है तो ये प्लेट हो जाएगी निगेटिव, तो यहाँ पे इस प्लेट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, निगेटिव कर दे रहे हैं। और ऐसे ही यह प्लेट यदि इससे जुड़ी हुई है, अगली वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है, तो यह भी हो जाएगी ऋणावेशित। क्रमानुसार बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगली वाली प्लेट यहाँ पर ऋणावेशित हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि दूसरा सिरा जो दिया गया हुआ है धनावेशित सिरे से जुड़ा हो तो यह प्लेट भी हो जाएगी धनावेशित, तो यहाँ पर हम लोग प्लस बना सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी प्लस होगा तो इसके विपरीत साइड में भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये जो प्लेट है यह भी धनावेशित हो जाएगी तो इसके विपरीत साइड में भी क्या होगा, धनावेश आ जाएगा। इससे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास में प्लेटें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 प्लेटें हैं। हमारे पास संधारित्र कितने प्राप्त होंगे, तो देखो यहाँ पर पहला संधारित्र यह प्राप्त होगा, प्लस और माइनस से एक संधारित्र बन गया। फिर दूसरे संधारित्र की बात करें तो दूसरा यह संधारित्र प्राप्त होगा, 2 यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। फिर तीसरे संधारित्र की बात करें तो तीसरा संधारित्र यहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। फिर चौथे संधारित्र की बात करें तो चौथा संधारित्र इन दोनों प्लेटों के मध्य प्राप्त होगा, और पांचवा संधारित्र यहाँ पर क्या है कि इन दोनों प्लेटों के मध्य प्राप्त होगा। तो अब आपको याद कैसे रखना है कि यदि हमको 6 की जगह 7 दे दे, 8 दे दे, तो आपको यह याद रखना है कि n प्लेटें, यदि यहाँ पर n प्लेटें एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक छोड़कर प्लस माइनस से जोड़ी गई हैं, और प्लेटें कितनी है n, तो यहाँ पर जो टोटल संधारित्र बनेंगे वो बनेंगे n-1। और यदि यहाँ पे n-1 क्योंकि एकांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो वो सभी होंगे समांतर, तो समांतर का मतलब होता है सबका जोड़, या तो आप उसी से गुणा करा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 इंटू C तुल्य धारिता का मान। क्या बताया कि यहाँ 6 प्लेटें हैं, और 6 प्लेटें हैं तो कितने संधारित्र बने, 1 2 3 4 5 संधारित्र बने। यदि पहले की धारिता C, दूसरे की भी धारिता C, तीसरे की भी धारिता C, तो आप C को 5 बार जोड़ दो और चाहे 5 से गुणा करा दो, बात तो वही है। 5C कर दीजिए, चाहे 5 बार जोड़ दीजिए। ऐसे ही यदि n संधारित्र जुड़े हैं तो यहाँ पे क्योंकि 6 प्लेटों के बाद में बने कितने थे, यहाँ पे 5, तो यदि n प्लेटें जुड़ी हैं तो क्या बनेंगे, n-1 इंटू में C आएगा तुल्य धारिता का मान। और यदि आपसे हम कह दे कि यहाँ पे संधारित्र ही n है, कितने हैं, संधारित्र ही n है, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो आप बोलोगे n गुना हो जाएगी, n इंटू में क्या होगा, C होगा। यदि संधारित्र n है
तो धारिता कितनी होगी? तुल्य n इंटू सी। यदि प्लेटें n हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी? n-1 इंटू सी। क्यों? क्योंकि एक कम संधारित्र प्राप्त होगा। यहां 6 प्लेटें हैं तो 5 संधारित्र, 7 प्लेटें हैं तो 6 संधारित्र, 8 प्लेटें हैं तो 7 संधारित्र। इस प्रकार से हमको संधारित्र प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं।